दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 4 जनवरी 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में ठंड के होते प्रसार को देखते हुए पटना, मुजफ्फरपुर, बक्सर, मुंगेर, नालंदा समेत 20 जिलों में स्कूल बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, बक्सर, मुंगेर, नालंदा, समस्तीपुर, बेतिया, बगहा, जहानाबाद, अरवल, नवादा, गया, आरा, छपरा, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज, मधुबनी में भी कक्षा 8 तक की सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया गया है। आपको बता दूं कि डीएम के आदेश पर इन 20 जिलों के सभी स्कूलों में नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के क्लास को आज से 8 जनवरी 2022 तक के लिए बंद कर दिया गया है। मोतिहारी में कक्षा 1 से 6 तक के स्कूल को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। दरभंगा जिले में 5वीं तक की कक्षा 8 जनवरी तक बंद रहेगी। वहीं जमुई, बांका और सहरसा में स्कूल बंद करने के आदेश जिला प्रशासन के दौरान नहीं दिए गए हैं। हालांकि इन जिलों में भी ठंड का असर बढ़ता जा रहा है, जहां राज्य में यानी कि बिहार में शीतलहर का प्रकोप जारी है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना के एनएमसीएच में एक साथ 84 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिससे हरकंप मच गया है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ गई है। खबर के अनुसार पटना के एनएमसीएच के 194 लोगों का सैंपल लिया गया था। जब उन्हें कोरोना जांच किया गया तो फिर 84 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेडिकल स्टाफ कई मरीजों के भी संपर्क में थे। अब यहाँ इलाज करा रहे मरीजों में कोरोना की लंबी चेन बनने की संभावना नजर आ रही है। इन लोगों के संपर्क में आए लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। जिन डॉक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वे ड्यूटी पर थे। इससे मरीज में भी कोरोना फैलने की आशंका है। आपको बता दूं कि रविवार को बिहार में कोरोना की कुल 352 नए संक्रमित मरीज मिले थे, जिनमें से सबसे अधिक पटना में 142 मामले सामने आए। इस तरीके से बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1000 से ज्यादा हो गई है। ऐसे में लोगों को सावधान रहना जरूरी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों यानी कि मुखिया, जिला पार्षद समिति, सरपंच के हथियारों के खिलाफ सरकार सीसीए लगाने की तैयारी कर रही है, ताकि आरोपी की 1 साल तक जमानत भी नहीं मिल सके। दरअसल इस बार पंचायत चुनाव में निर्वाचित मुखिया समेत अन्य पद पर जीते कई जीत दर्ज करने वाले जनप्रतिनिधियों की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद पंचायती राज विभाग और गृह विभाग ने गंभीरता दिखाते हुए ये कदम उठाया है। इस मामले में बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने खुले मंच से इस तरह के हत्या की निंदा की है। मीडिया से बात करते हुए मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के तहत चुने गए इन जनप्रतिनिधियों की हत्या को लेकर सरकार काफी गंभीर है। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के तहत चुने गए जनप्रतिनिधियों की हत्या मामले में दोषी को 1 साल तक जमानत नहीं मिलने देने के लिए सीसीए लगाया जा रहा है। साथ ही पुलिस प्रशासन को 6 माह में स्पीडी ट्रायल करके त्वरित सजा दिलाने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बीएसएमईबी यानी कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड की फोकनिया यानी कि मैट्रिक तथा मौलवी यानी कि इंटर की परीक्षा सोमवार से शुरू हो गई है, जहां दोनों कक्षा संवर्गों की परीक्षाएं 8 जनवरी 2022 तक चलेगी। इसके तहत बिहार मदरसा बोर्ड की ओर से वस्तीना की परीक्षा आयोजित की जाएगी। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने बताया है कि फोकनिया और मौलवी परीक्षा में छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 5 से 7 दिनों के लिए सख्त पाबंदियां लागू की जा सकती है। इसके संकेत सीएम नीतीश कुमार ने दे दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन बेहद जरूरी है। इधर केस बढ़े हैं, अभी लंबा लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन 5 से 7 दिन सख्ती करके संक्रमण को रोकने की कोशिश की जाएगी। बिहार में फिर से लॉकडाउन लागू किए जाने की संभावनाओं पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह इस बारे में आज निर्णय लेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आज बैठक में इसकी समीक्षा करके निर्णय लिया जाएगा, यानी कि बिहार में लॉकडाउन लगेगा या नहीं आज फैसला हो जाएगा। जी हां, आज पता चल जाएगा कि बिहार में लॉकडाउन लगेगा या फिर नहीं लगेगा।
दोस्तों बात करते हैं कि भागलपुर जिले में पहली बार अनानास की खेती होगी। जहां भागलपुर जिले के बिहपुर के एक किसान ने 1 हेक्टेयर में अनानास लगाने का निर्णय लिया है। इसके लिए किसान को 26,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। 1 हेक्टेयर में 43 से 45,000 पौधों की जरूरत पड़ेगी। जहां अनानास की खेती अभी तक किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार इलाकों में ही होती रही है। प्रयोग के तौर पर पहली बार भागलपुर इलाकों में भी अनानास की खेती की जाएगी। भागलपुर जिले को 1 हेक्टेयर का लक्ष्य दिया गया था। इसके लिए किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगा गया था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कोहरे ने ट्रेन और विमान की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। समय से चलने के लिए पहचान बनाने वाली प्रीमियर ट्रेनें भी घंटों देरी से पटना जंक्शन पहुंच रही है। जब 2 दिन पहले तक समय से पहले पहुंचने वाली ट्रेनें रविवार को 2 से 3 घंटे देरी से पहुंची। इसके चलते यात्रियों को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अधिक परेशानी रात के वक्त ट्रेन पकड़ने वाली यात्रियों को हो रही है। वहीं शाम को ट्रेन से उतरने वाली यात्री देर रात को अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। नई दिल्ली से आने वाली मगध एक्सप्रेस रविवार को रिकॉर्ड देरी से चलते हुए 7.5 घंटे देरी से चलते हुए 8 बजे रात को पटना जंक्शन पहुंची। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में एक इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट को ब्लैकमेलिंग गिरोह की महिला ने अपने जाल में फंसा लिया है। चूंकि ब्लैकमेल करने वाले गिरोह की महिला ने इंश्योरेंस लेने के नाम पर पहले व्हाट्सएप नंबर लिया। इसके बाद वीडियो कॉल करके उसने अश्लील फोटो का स्क्रीनशॉट लेकर उसे इंटरनेट मीडिया पर अपलोड करने की धमकी दी। हालांकि अब गिरोह के अन्य साथी इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं और 50,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। वहीं लगातार आ रहे फोन कॉल से तंग आकर के पीड़ित ने साइबर क्राइम सेल में इसकी शिकायत यानी कि लिखित शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल ये मामला राजधानी पटना में दानापुर इलाके का है। जब पुलिस अधिकारी के मुताबिक पीड़ित इंश्योरेंस एजेंट ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि लड़की ने फेसबुक पर उनसे दोस्ती की। इस दौरान लड़की ने बातों बातों में ही उसने सारा डिटेल्स ले लिया। इस दौरान लड़की ने बताया है कि वे 5 लाख का बीमा कराना चाहती है। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे का मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर शेयर किया। ऐसे में अगले दिन सुबह में लड़की ने वीडियो कॉल किया। ये देखकर एजेंट परेशान हो गया। वही लड़की ने कपड़े नहीं पहन रखे थे। जब वीडियो कॉल में लड़की कपड़े नहीं पहन रखे थे, पूरे नग्न थे, यानी कि पूरी तरीके से न्यूड थी। जब तक वह कुछ समझ पाता, लड़की ने स्क्रीनशॉट ले लिया। जब कुछ देर बाद व्हाट्सएप नंबर पर उसने तस्वीर भेजी। इसमें न्यूड गर्ल और उसकी तस्वीर थी। यह देखकर उसके होश उड़ गए। जब पुलिस अधिकारी के मुताबिक पीड़ित ने बताया है कि आरोपी युवती ने इसके बाद मैसेज करके 50,000 रुपए की मांग की है। वहीं रुपए ना देने पर यह तस्वीरें फेसबुक समेत अन्य जगह वायरल करने की धमकी देने लगी। इस दौरान आरोपी युवती ने धमकाते हुए कहा कि रुपए नहीं दिए तो फिर वे पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराएगी। वहीं इसके बाद उसके गिरोह के अन्य लोग भी लगातार धमकाने लगे हैं, जिसके बाद पीड़ित ने परेशान होकर के साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। तो आप भी सावधान हो जाइए। अगर आपको भी ऐसे कॉल आते हैं तो फिर आप बिल्कुल भी इसके चक्कर में ना पड़िएगा, नहीं तो फिर आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना के बढ़ते खतरों के बीच एक बार फिर से बड़ा सवाल परेशान करने लगा है। सवाल छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। दरअसल संक्रमण यानी कि कोरोना संक्रमण बढ़ने से परीक्षा के आयोजन पर संकट बढ़ रहा है। इसीलिए साल की पहली तिमाही में आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्रों, अभिभावकों में पसोपेश की स्थिति है। जहां ठंड को देखते हुए स्कूल 8 जनवरी तक तो बंद है, लेकिन कोरोना के संक्रमण की दर बढ़ने से बड़े छात्रों की पढ़ाई और परीक्षा दोनों बाधित हो सकती है। जानकारी के मुताबिक सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार बोर्ड पहले से तय शेड्यूल पर परीक्षा आयोजित करेगा। तो अब खबर मिल रही है कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं तय समय के अनुसार ही होगी। तय समय शेड्यूल के अनुसार 1 फरवरी से इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो रही है। ये 14 फरवरी तक चलने वाली है। इसी तरह 10वीं की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से शुरू हो रही है, जो कि 24 फरवरी तक चलने वाली है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 15 से 18 साल की उम्र के किशोरों के लिए कोविड टीकाकरण की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में कल सोमवार को हो गई है। जहां पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि IGIMS के में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में किशोरों के लिए पहली वैक्सीन एक छात्रा को लगाई गई। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद रहे। डॉक्टर द्वारा छात्रा को कोविड का टीकाकरण लगाए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने उसे प्रमाण पत्र भी प्रदान किया है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने रविवार को मेरठ पहुंचे थे। इस कार्यक्रम के दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स कई प्रकार की प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। कुछ यूजर तंज कस रहे हैं तो कहीं कुछ लोग उनके समर्थन में भी कमेंट कर रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वीडियो में एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, यही वीडियो है। कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने लिखा है कि मोदी जी गलवान वैली में दोबारा क्लेम करने की
तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि बर्बाद गुलिस्तां करने का बस एक ही उल्लू काफी था, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या रिएक्शन है, क्या कमेंट है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपका कमेंट जरूर पढ़ेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गया, सासाराम और औरंगाबाद इलाके की सूरत और तेजी से बदलने वाली है। हाल के दिनों में औरंगाबाद जिले में औद्योगिक विकास की रफ्तार तेज हुई है। यहां थर्मल पावर प्लांट से लेकर के सीमेंट फैक्ट्री तक चालू होने से बड़ी संख्या में रोजगार मिला है। अब औरंगाबाद के साथ ही गया और सासाराम की भी सूरत बदलने वाली है। इन जिलों में ऐसी चीज मिली है जिससे पूरे बिहार की तकदीर बदलेगी, सवेरेगी। साथ ही अपना राज्य यानी कि अपना बिहार राज्य एक बार फिर से खनिज के मानचित्र पर आ सकेगा। जब बिहार सरकार ने इस दिशा में तैयारियां तेज कर दी है। बिहार के खनिज मंत्री जनक राम ने पिछले दिनों इस बारे में जानकारी दी थी। अब इन जिलों के लोग इंतजार में हैं कि कब इन बेशकीमती खनिजों का उत्खनन शुरू होगा। दरअसल सासाराम यानी कि रोहतास जिले में पोटेशियम और औरंगाबाद और गया जिले में क्रोमियम के भंडार मिले हैं। ये दोनों खनिज कीमती हैं। इन कीमती भंडारों से खनन शुरू करने के लिए शुरुआती प्रक्रिया भी आगे बढ़ चुकी है। केंद्र सरकार की ओर से बिहार को पोटेशियम के 3 और क्रोमियम का 1 ब्लॉक आवंटित किया गया है। इन 3 जिलों में खनन कार्य शुरू हुआ तो फिर बिहार की अर्थव्यवस्था को बड़ी संजीवनी मिल जाएगी। जहाँ आसपास के जिलों में रहने वाले लोगों को भी इसका सीधा फायदा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के तौर पर मिलेगा। आपको बता दूं कि फिलहाल बिहार में चालू खनिज भंडार नहीं के बराबर है। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार कार्यक्रम में आधा दर्जन फरियादी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इसको लेकर हड़कंप मच गया है। जनता दरबार में कोरोना की खबर फैलते ही सीएम नीतीश कुमार भी अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और खड़े खड़े ही फरियादियों की शिकायतें सुनने लगे। अब इसको लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने जनता दरबार स्थगित करने की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि जनता दरबार कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित रखा जाए। राज्य हित में ये कारगर फैसला होगा। दरअसल मुख्यमंत्री के जनता दरबार कार्यक्रम में आने वाले फरियादियों की कोरोना जाँच कराई जाती है। इसी दौरान 6 फरियादियों की जाँच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जब फरियादियों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद जनता दरबार कार्यक्रम की जिम्मेवारी संभाल रहे अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए हैं। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गले में भी खराश देखने को मिली है। जनता दरबार के दौरान मुख्यमंत्री बार बार गले में खराश की शिकायत कर रहे थे और उन्होंने अपने स्टाफ से गर्म पानी पिलाने के लिए भी कहा। मुख्यमंत्री खुद ये कहते हुए नजर आए कि गर्म पानी पिलाइए, गले में दिक्कत है, खराश है। पानी पीने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तुरंत चाय भी मंगवाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गले में जो परेशानी थी उसे जनता दरबार के लाइव शो के दौरान देखा जा सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जब बिहार के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। जब पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार का मौसम शुष्क बना रहा। जब न्यूनतम तापमान में कोई भी विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिला। ये औसतन 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। जहाँ अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट देखी गई है। ये औसतन 10 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है। जब बिहार में सबसे कम न्यूनतम तापमान अररिया के फॉरबिसगंज में 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये बिहार में सबसे ठंडा स्थान रहा। जब मौसम पूर्वानुमान के अनुसार बिहार में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर का कोहरा देखने को मिला। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने दावे करते रहते हैं, लेकिन इन दावों के बीच एक सच ये भी है कि बिहार के बहुत से लोग अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही इंतजाम करते दिखते हैं। इस बीच बिहार सरकार के मंत्रियों का बंदूक प्रेम सामने आया है, जहां जिससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पता चलता है कि बिहार मंत्रिमंडल के आधे से ज्यादा सदस्यों यानी कि 31 सदस्यों में से 16 सदस्यों के पास अपनी गन है, बंदूक है। अब लोग पूछ रहे हैं कि जब सरकार ने इन मान्यों को फुल प्रूफ सुरक्षा मुहैया करा रखी है तो फिर इन्हें अपना प्राइवेट हथियार रखने की जरूरत क्या है। दरअसल 2011 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई परंपरा के तहत इस बार भी 31 दिसंबर को मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया है। जब मंत्रियों की बंदूकों की जानकारी इसी से सामने आई है। जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के 16 मंत्रियों के पास अपनी बंदूक, पिस्तौल या फिर राइफल है। इसमें खान और भूतत्व मंत्री जनक राम के पास 30.06 बोर की एक राइफल है। इस राइफल की कीमत 1.25 लाख रुपए है। इसके अलावा 32 बोर का एक पिस्तौल भी है जिसकी कीमत 4 लाख रुपए
रुपए हैं। जहां पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के पास भी 4 लाख रुपए की एक राइफल है। जहां गन रखने वाले यानी कि बंदूक रखने वाले मंत्रियों में मंत्रिमंडल की 3 में से 2 महिला सदस्य भी शामिल है। जहां इसमें उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के पास एक पिस्तौल है, जो खाद्य एवं भूतत्व संरक्षण मंत्री लेसी सिंह के पास राइफल और डबल बैरक बंदूक है। जहां गन रखने वाले मंत्रियों में श्रवण कुमार, रामसूरत राय, जमा खान, प्रमोद कुमार, अशोक चौधरी, संतोष सुमन, सुमित कुमार सिंह, सुभाष सिंह, जयंत राज, नारायण प्रसाद और सुनील कुमार भी शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि देश से भले ही 150 साल पहले मुगलों का युग समाप्त हो गया है, लेकिन गया जिला के नगर निगम ने एक बार फिर से मुगलों की वापसी करवा दी है। ये कहना मेरा नहीं है, बल्कि गया जिला के पंडों का है। जो उनका कहना है कि यहाँ के नगर निगम ने एक ऐसा फैसला लिया है जो इससे पहले सिर्फ मुगल कालों के काल में ही देखा जाता था। वह फैसला है हिंदुओं के धार्मिक स्थानों पर दर्शन करने के लिए पैसे अदा करना। मुगल कालीन में इसे जजिया कर कहा जाता था। अब गया नगर निगम ने भी यहाँ के धार्मिक स्थलों पर दर्शन करने के लिए पैसे लगा दिया है। मतलब अब गया के प्रमुख धार्मिक स्थानों में जाने के लिए भक्तों को पैसे देना होगा। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो फिर आप किसी भी मंदिर में नहीं जा सकते हैं, किसी भी धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकते हैं। ये वह जगह है जहां सबसे अधिक लोग पहुंचते हैं। लेकिन अब यहां जाने के लिए नगर निगम द्वारा तय किए गए शुल्कों को देने के बाद ही जाने की अनुमति मिलेगी। जहां गया नगर निगम के शुल्क लगाने के फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। गया के पंडों और तीर्थ यात्रियों ने इस फैसले की तुलना मुगलों के जजिया कर से कर दी है। उनका कहना है कि देश में कहीं भी ऐसा नहीं है कि धार्मिक स्थलों पर जाने पर पैसे देना होगा, पैसे अदा करना होगा, लेकिन गया नगर निगम इसे अपनी आय का जरिया बनाना चाहती है। पंडाओं और तीर्थ यात्रियों ने मांग की है कि नगर निगम को तत्काल प्रभाव से अपना फैसला वापस लेना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि सरकार ने शराब पीने वालों को पकड़कर जेल भेजने का निर्देश दिया है, लेकिन पटना की पुलिस अब शराबियों को जेल भेजने की जगह अस्पताल या फिर दुनिया से ही भेजने की कोशिश में लगी हुई है। ऐसा ही एक मामला दीघा से सामने आया है, जहां पुलिस ने पेशे से शव को जलाने का काम करने वाले एक युवक को शराब पीने के आरोप में घर से जबरन घसीटते हुए ले गई और उसके बाद हाजत में इतना मारा कि उसकी हालत गंभीर हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जहां पुलिस ने युवक का पैर ही तोड़ दिया है। जब मामले में बताया गया है कि घायल का नाम जितेंद्र कुमार बताया गया है। अस्पताल में भर्ती जितेंद्र ने बताया है कि उसका परिवार की दीघा थाना क्षेत्र के गेट नंबर 87 मखदूमपुर में रहता है, जहां पानी बहाने को लेकर विवाद हुआ था। जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस उसे घर से घसीटते हुए घर से ले गई और थाने में रस्सी से बांध करके उसकी बुरी तरीके से पिटाई की गई, जिसके बाद उसके पैर टूट गए। अब सवाल है कि जब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार ही कर लिया था और उसकी कोरोना जांच भी हो गई थी, तो फिर उसकी कोर्ट में पेश करने की जगह बेरहमी से पिटाई करने की जरूरत क्यों पड़ी, जिससे न सिर्फ युवक की पैर की हड्डी टूट गई बल्कि खुद भी इस पिटाई के कारण मुसीबत में घिर गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में फर्जी तरीके से नौकरी पाने वाले शिक्षकों को आए दिन बर्खास्त होने की खबर आती है। इस बीच एक खबर बिहार शरीफ से आ रही है। यहां फर्जी तरीके से नौकरी पाने वाले 27 शिक्षकों से वेतन के रूप में मिले 2.25 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी। खबर के अनुसार राज्य अपीलीय प्राधिकार के जज ने पहले उन लोगों की नौकरी खत्म करने का आदेश दिया, अब इन लोगों से वेतन वसूली का भी फरमान जारी कर दिया गया है। इन 27 टीचरों से करीब 2.25 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी। आपको बता दूं कि ये सभी शिक्षक बिहार शरीफ प्रखंड क्षेत्र के स्कूलों में तैनात थे। जज ने इनकी बहाली को गलत बताते हुए नौकरी खत्म करने के आदेश दिए हैं। सभी शिक्षकों को 28,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए की वसूली की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के लोगों अब घर बैठे अपने जमीन का नक्शा मंगा सकेंगे। जहां इसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। लोगों को जमीन के नक्शे के लिए अब किसी ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। जहां मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जुलाई 2021 में ही घर पर नक्शा पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू करने वाली थी, लेकिन तकनीकी अड़चनों की वजह से इसमें परेशानी आ रही थी। लेकिन अब इस तकनीकी खामियों को दूर कर लिया गया है। आपको बता दूं कि घर बैठे जमीन का नक्शा हासिल करने की सुविधा जनवरी से ही मिलने की उम्मीद है, यानी कि इसी महीने से। जिन लोगों को जमीन का नक्शा चाहिए उन्हें इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और फिर डाक विभाग उसके घर पर जमीन का नक्शा पहुंचा देगी।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार बिहार के लोगों को बड़ा तोहफा देने जा रही है, जिससे बिहार के किसान दूध का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और जबरदस्त मुनाफा कमा सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग पटना के नौबतपुर में बड़े डेयरी योजना की शुरुआत करने जा रही है। इस डेयरी में मुर्रा नस्ल की 500 भैंसें रखी जाएगी। इसको लेकर विभाग के स्तर पर तैयारियां की जा रही है। आपको बता दूं कि इस योजना के सफल होने पर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार के सभी जिलों में इसके तर्ज पर भैंस और गायों की डेयरी स्थापित करेगी, जहां इससे बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा और दूध के बिजनेस में भी वृद्धि होगी। जहां वहीं बिहार सरकार मुर्रा नस्ल की भैंस खरीदने पर बिहार के लोगों को 40% की सब्सिडी देगी। आपको बता दूं कि मुर्रा नस्ल की भैंस 12 से 14 लीटर दूध देती है, जहां इसकी कीमत 1 लाख रुपए है, लेकिन आप 40% सब्सिडी पर यानी कि 60,000 में इसे खरीद सकते हैं। 60,000 रुपया आप लगाइए, 40,000 रुपये बिहार सरकार देगी आपको। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार पुलिस के अजीब कारनामे तो जग जाहिर है। जहां अपने कारनामों के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाले बिहार पुलिस ने एक और कारनामा कर दिया है। जहां बिहार के जहानाबाद की पुलिस ने जो किया है उसकी खूब चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि जब हत्या के आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लगे तो फिर पुलिस मवेशियों को ही उठाने लग गई, यानी कि इंसान के बदले मवेशियों को थाने ले गई। मिली जानकारी के मुताबिक एसडीपीओ और इंस्पेक्टर के नेतृत्व में पुलिस ने बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए या रात्रि में आसपास के गांव में छापेमारी अभियान चलाया, लेकिन अपराधियों को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। तब पुलिस इनके घरों से एक ट्रैक्टर और 3 मवेशी पकड़कर थाने ले आई। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने रविवार को अररिया के एमएलडीपी कॉलेज में बापू तेज नारायण यादव की प्रतिमा का अनावरण और जयंती समारोह का उद्घाटन किया। जहां उन्होंने कहा है कि शिक्षा से समाज, राज्य और देश विकसित होता है। ज्ञान के बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। ज्ञान के विकास के लिए तेज नारायण बाबू ने कॉलेज की स्थापना की। मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि यहाँ सांसद से लेकर विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियां मौजूद हैं। साथ ही नित्यानंद राय ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंग्रेज जमाने की शिक्षा पद्धति में बदलाव करते हुए नई शिक्षा नीति लागू किया है, जिसका परिणाम है कि हम अब संस्कार आधारित शिक्षा ग्रहण करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सुपौल जिले में खाद को लेकर किसानों के बीच जमकर लाठियां चली है। किसानों ने ब्लैक में खाद को बेचने का आरोप लगाते हुए कहा है कि दुकानदार उन्हें खाद देने से मना कर रहे हैं। जहां वह घंटों तक लाइन में लगे रहे, इसके बावजूद भी उन्हें खाद नहीं दी जा रही है। मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने विवाद को काबू में लिया। जहां सुपौल में खाद की किल्लत को लेकर किसानों के सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है। पहले फसल बुआई के लिए खाद के लिए मारामारी और अब फसल बुआई के लिए फसल में खाद डालने को लेकर भीषण ठंड के बावजूद भी किसान रात में लाइन में लगते हैं। इसके बावजूद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। यह हाल सिर्फ सुपौल का नहीं बल्कि पूरे बिहार का है। जहां सुपौल जिला के प्रतापगंज प्रखंड के सोडियापुर पंचायत में खाद को लेकर हुई मारपीट में एक किसान गंभीर रूप से घायल भी हो गया है। जहां ग्रामीण ने आरोप लगाया है कि यूरिया को लेकर यहां पर दंगे फसाद दुकानदार करवा रहे हैं। जहां दुकानदार के पास यूरिया उपलब्ध है मगर लोगों को नहीं मिल पा रही है, ब्लैक से बेचा जा रहा है। समय से किसानों को यूरिया नहीं मिल पाती है। दोस्तों बात करते हैं कि पाकिस्तान में अंडे की खेती किए जाने का दावा किया गया है। जब वीडियो वायरल हो रहा है इससे जुड़ी, इस वीडियो में बताया गया है कि अंडे की खेती की जा रही है और इससे खूब मुनाफा भी किसान कमा रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि इन अंडों की बाजार में काफ़ी मांग भी बढ़ गई है। तो चलिए इस वीडियो के बारे में पूरी विस्तार से जानते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। इस वीडियो में पाकिस्तान में अंडों की खेती की बात कही जा रही है। जहां अंडों की खेती की बात सुनकर आप हैरान हो सकते हैं, पर पहली बार वीडियो देखने पर यह सच जैसा लगता है। वीडियो में एक बड़ा खेत दिख रहा है और एक यूट्यूबर दावा कर रहा है कि इसमें अंडे की खेती होती है। यही नहीं, वीडियो में अंडा फोड़कर भी दिखाया जाता है जो असली अंडे की तरह लगता है। हालांकि सवाल है कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है, अंडा की खेती हो सकता है, अंडे क्या खेत में उगाए जा सकते हैं? अगर ऐसा हुआ तो फिर एक बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। बहरहाल अंडे को खेत में उगाए जाने का ये वीडियो आप भी देखिए जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे ट्विटर पर शेयर करने वाले यूजर ने लिखा है कि ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान ने मानव इतिहास की सबसे बड़ी पहेली को सुलझा लिया कि क्या पहले आया, अंडा आया या फिर मुर्गी आया। दरअसल ये पूरा वीडियो फर्जी है। इसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया है और गलत दावे किए जा रहे हैं। जब वीडियो में दिख रहा खेत तो असली है, लेकिन इस खेत में उग रही फसल अंडे की नहीं बल्कि सफेद बैगन की है। अपने छोटे आकार की वजह से ये बैगन वीडियो में बिल्कुल अंडे जैसा दिख रहा है। वीडियो को बहुत ध्यान से देखने पर पता चलता है कि किसान जिस अंडे को फोड़कर दिखाता है वह असली है और उसे बड़ी चालाकी से पौधों के बीच छिपा कर रखा गया था। जब कुल मिलाकर वीडियो में अंडे की खेती जैसी ही बात
पूरी तरीके से फर्जी और झूठी है। दोस्तों बात करते हैं कि लगभग पूरे बिहार में मिट्टी से ईंट की निर्माण पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार के बाद अब बिहार सरकार के पहल की बारी है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत कोयला आधारित यानी कि कोयला से चलने वाली बिजली संयंत्रों के चारों ओर 300 किलोमीटर में मिट्टी से ईंट नहीं बनाए जा सकेंगे। बिहार सरकार के इसे लागू किए जाने के बाद बिजली घरों की स्थिति देखते हुए माना जा रहा है कि यह प्रतिबंध पूरे बिहार में लागू हो सकता है, यानी कि पूरे बिहार के अधिकतर हिस्सों में ईंट भट्टों को बंद करना पड़ सकता है। केवल फ्लाई ऐश यानी कि कोयले से चलने वाले ताप बिजली घरों से निकली राख से ही ईंट का उत्पादन संभव होगा। औरंगाबाद के नवीनगर थर्मल पावर प्लांट से 300 किलोमीटर के दायरे में गया, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिलों के अधिकतर हिस्से आएंगे। इसी तरीके से बक्सर में निर्माणाधीन पावर प्लांट के 300 किलोमीटर के दायरे में कैमूर, रोहतास और भोजपुर जिलों के बड़े हिस्से में मिट्टी से ईंट बनाने का प्रतिबंध रहेगा। इस तरीके से बेगूसराय जिले के बरौनी पावर प्लांट से मुंगेर, लखीसराय, पटना, समस्तीपुर और खगड़िया जिलों में मिट्टी से ईंट बनाने की भट्टों पर बंदी की तलवार लटक रही है। पटना के बाढ़ में स्थित पावर प्लांट के 300 किलोमीटर के दायरे में बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, सारण, वैशाली और समस्तीपुर जिले भी आएंगे। मुजफ्फरपुर के कांठी थर्मल पावर प्लांट के कारण दरभंगा, समस्तीपुर, सारण, वैशाली, पटना, सीवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और मधुबनी जिलों में ईंट भट्टा नामुमकिन होगा, यानी कि ईंट भट्टा यहां भी समाप्त कर लिया जाएगा। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार के इलाकों में भी फरक्का प्लांट के 300 किलोमीटर के दायरे में आ जाएंगे। अब कहा जाए तो पूरे बिहार का शायद ही कोई हिस्सा इससे बचा हुआ रहेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 100 प्रभावशाली युवाओं की सूची में शामिल हुए हैं। तेजस्वी यादव को इंडिया टुडे हिंदी ने 2022 की पहली अंक और अपनी 35 वर्षीय वर्षगांठ विशेषांक में अपनी मुख्य पुष्टि पर जगह दी है। इंडिया टुडे ने अपनी 35वीं वर्षगांठ विशेषांक में भारत के 100 नए चेहरे का स्थान दिया है। यह मैगजीन के अनुसार ये चेहरा अपने अपने क्षेत्र विशेष में नुमाइंदगी कर सकते हैं। यह कवर पेज पर तेजस्वी यादव के साथ 4 अन्य नाम है जो अलग अलग क्षेत्र से हैं। इसमें राजनेता के तौर पर सिर्फ तेजस्वी का नाम ही शामिल है। सबसे खास बात यह है कि कवर पेज पर तेजस्वी यादव के साथ ही इस मैगजीन की पहली स्टोरी भी बिहार से ही है। इस पत्रिका में बिहार में शराबबंदी से जुड़ी है, साथ ही इसमें शराबबंदी को लेकर हो रही राजनीति की भी चर्चा है। वहीं मैगजीन ने बिहार में शराब तस्करी और पुलिस प्रशासन द्वारा किए जा रहे कामों को भी प्रमुखता से दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि देश में बढ़ते डिजिटलीकरण के चलते अब बैंकिंग के अधिकांश काम ऑनलाइन ही किए जा सकते हैं। जब बड़ी संख्या में लोग नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं और घर बैठे ही बैंक के ज्यादातर काम निपटा लेते हैं। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग इस्तेमाल करते हुए सावधानी बरतनी जरूरी है। ऐसा कई बार होता है कि लोग जल्दबाजी में गलती से किसी और के बैंक खाते में पैसा भेज देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाता है तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपको बताएंगे कि कैसे गलत खाते में चले गए आपके पैसे को वापस पा सकते हैं। गलती से अगर किसी दूसरे के बैंक खाते में पैसे चले जाते हैं तो फिर आप तुरंत अपने बैंक ब्रांच मैनेजर से संपर्क करें। जब बैंक मैनेजर को आपको इस बात का सबूत देना होगा कि आपने गलती से दूसरे बैंक खाते में पैसे भेज दिए हैं। अगर पैसा उसी बैंक की ब्रांच में ट्रांसफर हुआ है जिसमें आपका भी खाता है तो ऐसे में बैंक सिर्फ मध्यस्थता यानी कि समझौता का काम करता है और जिसके पास पैसा चला जाता है उसको एक मेल भेजा जाता है। अगर वह व्यक्ति अनुमति दे देता है तब जा करके अगले 7 दिन में आपका पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा। साथ ही अगर आपका पैसा किसी दूसरे बैंक के खाते में चला गया है तो आपका उस बैंक के अधिकारियों से मिलना होगा और उसे अपनी परेशानी बतानी होगी। अगर वह व्यक्ति यानी कि जिसके पास आपके पैसे गलती से चले गए हैं आपको वह व्यक्ति पैसा वापस करने से मना कर देते हैं तो फिर आप उसके खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर वह व्यक्ति आपके पैसे रिटर्न करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर उसको अपने बैंक में आईडी और एड्रेस प्रूफ जैसे दस्तावेज जमा करना होता है, जिसके बाद आपके पैसे आपको मिल सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तराखंड के हरिद्वार में हुई धर्म संसद पर सियासी बयानबाजी चरम पर है। जब विपक्षी दल लगातार संतों के विवादित बयानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा और हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं। इसी क्रम में जितेंद्र नारायण त्यागी यानी कि वसीम रिजवी ने एक वीडियो के माध्यम से कहा है कि ऐसी धर्म संसद पूरे हिंदुस्तान में होगी, हम जिहादियों के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। वीडियो में जितेंद्र त्यागी कह रहे हैं कि हरिद्वार में धर्म संसद क्या हो गई, पूरे मुस्लिम देशों में बेचैनी फैल गई है। हरिद्वार धर्म संसद को लेकर पाकिस्तान
किसान में बेचैनी का माहौल है, किंतु इसका असर उत्तराखंड के डीजीपी पर भी हो रहा है। रोज किसी न किसी साधु संत को धर्म संसद के नाम पर नामजद किया जा रहा है। यह कहना है जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी का। उत्तराखंड पुलिस द्वारा धर्म संसद में शामिल संतों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने को लेकर जितेंद्र त्यागी ने डीजीपी पर भी हमला बोला है। जितेंद्र नारायण त्यागी ने कहा है कि ऐसे धर्म संसद पूरे भारत में होगी। हिंदुओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। हम जिहादियों के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि मुजफ्फरपुर फैक्ट्री हादसे के बाद सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अब फैक्ट्री में काम करने वाले सभी कामगारों को हर हाल में परिचय पत्र मिलेगा। कंपनी में सभी कामगारों का अलग से विवरण भी होगा ताकि कृत्रिम या फिर प्राकृतिक हादसा होने पर उनकी पहचान आसान हो सके। कामगारों के बारे में पूरी जानकारी फैक्ट्री संचालकों को सरकार को देनी होगी। दरअसल मुजफ्फरपुर हादसे के दौरान कामगारों की पहचान में काफी परेशानी हुई। यह फैक्ट्री में कामगारों का पूरा विवरण नहीं था। इसे देखते हुए श्रम संसाधन विभाग ने तय किया है कि अब कामगारों को पहचान पत्र देना अनिवार्य होगा। इसमें फैक्ट्री के पंजीकरण संख्या और नाम लिखा होगा। साथ ही कर्मचारी का नाम, पिता का नाम और पता, रोजगार की प्रकृति की भी लिखी रहेगी। नियमित कर्मी हो या फिर ठेका पर काम करने वाले कामगारों के पहचान पत्र पर उनका भी विवरण रहेगा। जब फैक्ट्री संचालकों की ओर से ये परिचय पत्र हस्ताक्षर भी होगा। फैक्ट्री संचालक की ओर से कामगारों की पूरी विवरणी भी एक रजिस्टर में रखनी होगी। इसकी एक प्रति फैक्ट्री इंस्पेक्टर के पास भी रहेगी। यानी कि सरकार को पूरी जानकारी रहनी चाहिए कि किस फैक्ट्री में कितने और किस तरह के कुल मिलाकर कामगारों की संख्या कितनी है। यही नहीं, कारखाने के सार्वजनिक स्थानों पर भी कामगारों के बारे में ब्यौरा लिखना होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि मेरठ के एक व्यक्ति को 3 डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, लेकिन घर लाने के दौरान मृतक जीवित हो उठा। मामला मेरठ के सिंभावली समेत पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। मूल रूप से गांव बिरसिनपुर निवासी अब्दुल रशीद, जो 75 साल की हैं, उन्होंने सिंभावली में स्थित सैफी कॉलोनी में करीब 4 साल पहले मकान बनाया था, जिसके बाद वे अपने बेटे अशरफ अली के साथ सैफी कॉलोनी में रहते थे। जहां अशरफ अली ने बताया है कि उसके पिता अब्दुल रशीद को 2 दिन पहले हार्ट अटैक हुआ था। जनपद मेरठ के किठौर क्षेत्र में उपचार के दौरान उन्हें आराम हो गया था। अशरफ अली ने बताया है कि रविवार की सुबह पर ही एक बार फिर से उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई। परिजन उन्हें किठौर के अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मेरठ के लिए रेफर कर दिया। जब मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद उनकी तबीयत अधिक बिगड़ गई। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने अब्दुल रशीद को मृत घोषित करते हुए घर ले जाने की सलाह दे दी, लेकिन परिजन उन्हें एक और डॉक्टर के यहाँ ले गए, लेकिन उस डॉक्टर ने भी उन्हें मृत घोषित करते हुए घर ले जाने की सलाह दे दी। परिजन अब्दुल रशीद को मृत मानकर कार से घर की तरफ लेकर चल दिए। सिंभावली के पास रेलवे फाटक के पास सड़क के गड्ढे में कार का पहिया गिरने से हुए झटके लगने के बाद अब्दुल रशीद के शरीर में हरकत हुई, जिसे देखकर परिजन हतप्रभ हो गए। जिसके बाद परिजनों ने उन्हें पानी पिलाया। अब्दुल रशीद को स्वस्थ देखकर परिजनों में खुशी का माहौल बन गया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए 1 सप्ताह के लिए जो भी निर्णय होगा सरकार लेगी। नाइट कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन के विषय पर आज फैसला लिया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना की IGIMS में 15 साल से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू किया गया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में आज निर्णय लिया जाएगा कि बिहार में आगे 1 हफ्ते के लिए क्या किया जा सकता है। फिलहाल बिहार में कोरोना का संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ऑस्ट्रेलिया के साथ दूध खरीदने को लेकर अगले माह समझौता करने जा रही है। सरकार द्वारा किए जा रहे इस समझौते के बाद पशुपालकों के सामने उनके अस्तित्व का संकट पैदा हो सकता है। ऐसी स्थिति में किसान एक बार फिर से सड़कों पर उतर सकता है। इस बात के संकेत भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने दिए हैं। राकेश टिकैत ने ट्वीट करते हुए कहा है कि सरकार ऑस्ट्रेलिया के साथ दूध खरीदने को लेकर अगले माह समझौता करने जा रही है, जिसके तहत 20 से 22 रुपये प्रति लीटर दूध बेचने की योजना है। सरकार के विदेशों से दूध आयात करने के फैसले से देश के पशुपालकों के सामने अस्तित्व का संकट पैदा हो जाएगा। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार एक तरफ तो किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर ऐसे कानून ला रही है कि किसानों के सामने संकट खड़ा हो रहा है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।